जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में स्वागत है आपका। आपकी जो इंडिया वाली बुक है उसके अंदर हम आपके तीसरे चैप्टर को आज एक बार फिर अच्छे से समझ रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए भी इस चैप्टर का एक ही वीडियो क्लास के अंदर पूरे चैप्टर की कहानी को हम रिवाइज है वो कर लेंगे। इस चैप्टर में जो मुद्दा रहेगा वो है देश के आर्थिक विकास का। भी आज़ादी के तुरंत बाद देश के अंदर डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से किया जाए और इसके लिए हमने क्या क्या प्लानिंग है वो की, उनको समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिहाज से एक एक चीज है वो आपके क्लियर है वो हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अंदर एक नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाने का विचार हमारे अंदर कहां कहां से आया, किन किन जगहों से हमने लिया ये। तो एक तो आता है नाम बॉम्बे प्लान से हमें कुछ सीखने को मिला। दूसरा था सोवियत गुट के देशों के अनुभव से भी हमने ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा था समाज के बारे में गांधीवादी विचारधारा से भी हमने विचार ग्रहण किए। और चौथा था किसान संगठनों की मांगों से। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों से हमने कुछ सीखा और हमने हमारे देश के विकास के लिए एक सिस्टम है वो अपनाया। और इसके साथ एक नाम और याद रखिएगा, एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं जे.सी. कुमारप्पा। इनकी एक किताब है और उस किताब का नाम है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किसकी लिखी हुई है? जे.सी. कुमारप्पा की। अब बात करते हैं सबसे पहले बॉम्बे प्लान की, जो कि आजादी से पहले आ चुका था। 1944 में प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह ने इसकी रचना की थी। पहला तो यही हो गया भी इसकी रचना कब हुई बॉम्बे प्लान की? 1944 के अंदर हुई। और किन्होंने की? बॉम्बे के जो प्रमुख उद्योगपति थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उसने इसकी रचना की। अब बात आती है भी इसके अंदर क्या कहा गया। इस समूह ने देश में नियोजन के यानी प्लानिंग के विचार का समर्थन किया था और इसके लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। मिलकर एक प्रस्ताव है वो गवर्नमेंट के सामने रखा और उसे ही कहा जाता है बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान की मंशा थी यानी इन लोगों की इच्छा थी कि सरकार है वो औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़ा कदम है वो उठाए। सीधी सी बात है, इस प्रकार की पॉलिसी नीतियां लाई जाए ताकि उद्योगपतियों को फायदा हो। उनको फायदा होगा तो उन्होंने कहा भी देश का आर्थिक विकास है वो होगा। तो इतनी बात बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई है। अब बात आती है जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम हमारे भारत के सामने, हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। जो दुनिया में चल रहा है वहीं से हमें कुछ लेना था। तो ध्यान रखिए उस टाइम विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। दो मॉडल उस टाइम दुनिया में चलते थे। तो उदारवादी पूंजीवादी जो मॉडल था ये यूरोप और अमेरिका में चल रहा था। यूरोप और अमेरिका के अंदर उदारवादी पूंजीवादी मॉडल चल रहा था। वहीं दूसरा जो समाजवादी मॉडल है ये सोवियत संघ ने यूएसएसआर के अंदर है वो चल रहा था। उसके सदस्य देशों जो थे वहां पर चल रहा था। तो ये दो मॉडल थे। अब भारत को ये सोचना था भी किस मॉडल के साथ जाना था। तो हुआ क्या, भारत न तो पूर्ण रूप से उदारवादी के साथ गया यानी पूंजीवादियों के साथ गया और न ही समाजवादियों के साथ। जबकि भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया? इन दोनों का एक मिला जुला रूप अपनाया जिसको कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही? मिश्रित अर्थव्यवस्था की है वो रही थी। तो दो मॉडलों में से हमने पूर्ण रूप से कोई नहीं अपनाया। अब बात आती है डेवलपमेंट के लिए हमने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की और वो इंस्टीट्यूट रहा योजना आयोग। जैसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमने क्या किया? चुनाव आयोग की स्थापना की। उसी तरीके से डेवलपमेंट के लिए हमने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया जिसका नाम था योजना आयोग। अब बात आती है भी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 के अंदर हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इस इंस्टीट्यूट का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अंदर नहीं है।
संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, तो भारत सरकार ने एक ऑर्डर पास करके ही इसको बनाया था, यानी ये गैर संवैधानिक इंस्टीट्यूट है, निकाय है। भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए ही योजना आयोग की स्थापना की थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, सिर्फ गवर्नमेंट को सलाह देता है भी उसे कैसे काम करना चाहिए डेवलपमेंट को लेकर। इसकी सिफारिश तभी लागू हो पाती है जब मंत्रिमंडल इसको मंजूरी प्रदान कर दे। तो ये योजना आयोग स्थापित हो गया, उसके अंदर क्या क्या काम थे वो हो गए। अब इसके प्रमुख उद्देश्य या कार्य क्या था? एक तरीके से इस आयोग का काम था भी देश के अंदर जो उपलब्ध संसाधन है, कौन कौन से संसाधन है, उन सब का पता लगाना और फिर उसका समानता के आधार पर बंटवारा करना, विकास की योजनाएं बनाना। तो पहला उद्देश्य या कार्य की बात करें, सभी नागरिकों को आजीविका के साधनों का बराबर अधिकार होना चाहिए। दूसरा, भौतिक संसाधनों को इस तरह बांटा जाए कि सभी की भलाई हो। तीसरा, अर्थव्यवस्था का संचालन भी सभी की भलाई के लिए होना चाहिए। तो सीधी सी बात, समानता के ऊपर फोकस है वो योजना आयोग ने किया। 1950 के अंदर भले ही इसकी स्थापना हो गई, हमने इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यह भी आप ध्यान रखिएगा भी वर्तमान में ये इंस्टीट्यूट काम नहीं कर रहा है। और इसकी जगह जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग ले आए थे और जिसका नाम है नीति आयोग। हम यहां जरूर योजना आयोग के बारे में ही उसी के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस टाइम क्या हुआ ये पढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए भी आज योजना आयोग के स्थान पर कौन सा है? नीति आयोग। इंग्लिश में बात करें तो इसको NITI, हिंदी में पूरा नाम कहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था कहा गया है इसको। और इसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई? योजना आयोग के स्थान पर। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गई। बस इतना एक सामान्य परिचय आपको होना चाहिए। अब आ जाते हैं भी, हमने योजना आयोग की स्थापना कर ली, अब काम को आगे बढ़ाना था। और योजना आयोग के जो कंसेप्ट है मुख्यतः उसको अंदर हमने सोवियत संघ की जो पंचवर्षीय योजना का जो सिस्टम था उसको अपनाया। योजना आयोग की स्थापना की और योजना आयोग ने देश के विकास के लिए 5-5 साल की योजनाओं की बात की। और ये कंसेप्ट हम कहां से लेकर आए? सोवियत संघ से लेकर आए। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया था भी, क्योंकि वही बात है उसके डेवलपमेंट के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसों को 2 भागों में बांट दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट जो आना था उसको 2 भाग। एक हिस्सा था गैर योजना खर्च का और दूसरा था योजना खर्च का। अब आप समझिए, गैर योजना खर्च का मतलब था भी हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग में हमने जिन जिन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है वो तो हो गई योजना का खर्च। इसके अलावा डेली रूटीन का जो खर्चा हमें कैसे निकालना है वो खर्चा कहां से मिलता था? गैर योजना मद से। तो एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था, इसके अंतर्गत वार्षिक आधार पर प्रतिदिन के मदों पर खर्च करना था भी, डेली आपका कितना खर्च हो रहा है। दूसरा योजना वाले में, इसमें तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 सालों की अवधि में खर्च करना था। योजना के अंदर हम प्राथमिकता डिसाइड करते हैं भी ज्यादा हम किस पर करेंगे, कृषि पर करेंगे, उद्योग पर करेंगे, परिवहन पर करेंगे, तो प्राथमिकता डिसाइड हो जाती है 5 सालों के लिए। फिर उसी के अकॉर्डिंग अगले 5 सालों में उस राशि को खर्च करना होता है। 1951 में, अब फिर एक प्रश्न आ गया, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट है वो कब तैयार हुआ? 1951 में हुआ। 5-5 साल की हमने योजनाएं हैं वो बनाई। इसके अंदर पहली की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना, उसका टाइमिंग है 1951 से लेकर 1956 तक, 5-5 साल की। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है, उसी के हिसाब से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक
दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। ये 3 पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड आ गया। अब चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से स्टार्ट होनी थी, लेकिन आप देखिएगा इसी दौरान 1962 की लड़ाई होती है, 1965 की लड़ाई होती है, तो देश का बहुत सा पैसा लड़ाई में काम आ गया था, तो इस वजह से हमारी हालत खराब थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से शुरू होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि इस समय भारत की आर्थिक संकट की स्थिति में था। इसलिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ी देर विराम देने का फैसला किया। तो 1966 के बाद 3 साल तक एक एक वर्ष की योजनाएं 66, 67, 67, 68 और 68 गुणियत्तर चलाएगी। फिर वापिस गुणियत्तर से 5-5 साल की प्लानिंग है वो की। तो ये थोड़ा सा पंचवर्षीय योजनाओं का परिचय हो गया। अब दोनों पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है, तुलनात्मक रूप से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब है पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम लिख दीजिएगा सबसे पहले 1951 से 1956 तक। अब बात आती है पहली पंचवर्षीय योजना की कोशिश क्या थी कि देश को गरीबी से बाहर निकालना है। देश को गरीबी से बाहर निकालना है, वो इसकी प्रमुख प्लानिंग थी। इस योजना को तैयार करने वालों में के.एन. राज का नाम प्रमुख रूप से आता है। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, कि भैया धीरे धीरे चलो, फास्ट मत होइए, क्योंकि अभी देश आजाद हुआ है, कहीं फास्ट ज्यादा अगर हम वो है ना खरगोश बन गए तो कहीं चित न हो जाए। तो पहली योजना का मूल मंत्र धीरज था, धैर्य था। इसके अनुसार 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, ये के.एन. राज ने कहा था। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर है वो कृषि क्षेत्र पर दिया गया, खेती के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, और इसके लिए बांध बनाए गए और सिंचाई के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है वो किया गया, निवेश किया गया। तो खेती पर जोर दिया गया, बांध और सिंचाई के ऊपर ज्यादा पैसा है वो खर्च किया गया। तो क्या कहा गया, पहली पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करना है, के.एन. राज का नाम आता है, मूल मंत्र धीरज था। भी धीरे धीरे हम देश को विकास की ओर अग्रसर करेंगे, और ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया, कृषि में बात करें तो बांध और सिंचाई के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। भाखड़ा नांगल जैसी और भी कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के ऊपर है वो पैसा लगाया गया था। इस योजना में भूमि सुधार के ऊपर भी जोर दिया गया, और देश के विकास को बुनियादी चीज मानना था, और योजनाकारों को बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का भी था। विदेश का जो इनकम का जो लेवल है वो ऊपर उठाना, ये भी इनका उद्देश्य था, और बचत को बढ़ावा देने की कोशिश भी इस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो इस पहली पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, और इसके सफलता के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए क्या क्या काम किए गए, तो ये लाइनों के माध्यम से सारी बातें यहाँ आपके साथ क्लियर की गई है। तो ये सारी बातें पहली पंचवर्षीय योजना की होगी। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या हो गया, 1956 से 1961 तक की बात इसमें आ जाती है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें भारी उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया। पहली में किस पर जोर दिया गया था, एग्रीकल्चर के ऊपर। यहां पर भारी उद्योग जैसे लोह इस्पात उद्योग हो गया, ऐसे उद्योगों पर जोर दिया गया। और इस योजना को बनाने वाली टीम के प्रमुख थे पी.सी. महालनोबिस। पी.सी. महालनोबिस की टीम ने इस योजना को तैयार किया था। दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से औद्योगिक विकास की थी। वहीं पहली की क्या थी, पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, वहीं दूसरी का था भी तेज गति से हमें औद्योगिक विकास है वो करना है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां हैं वो स्थापित करनी है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क है वो लगा दिया, देश के अंदर ही उद्योग ज्यादा स्थापित हो। इसके लिए क्या किया कि बाहर से आप कोई चीज मंगा रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया,
तो वो महंगी हो गई, तो इससे भारतीय उद्योगों को पनपने का मौका मिला। तो संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद है वो मिली। और इस अवधि में यानी इन 5 सालों में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। तो यानी निवेश बढ़ रहे थे, तो इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात यानी स्टील, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर लगाया गया, विकसित किया गया। तो देखिए बिजली, रेलवे, इस्पात, इनके ऊपर भी काम, क्योंकि इंडस्ट्रियां स्थापित करनी है, उनके लिए हमें बिजली भी चाहिए और माल, कच्चा माल उन तक ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी खूब खर्चा है वो किया, तभी औद्योगिक विकास है वो देश का हो सकता था। अब इसी कड़ी में इस योजना में उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। समझिए भी उद्योगों पर ज्यादा खर्च किया, कृषि पर हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में कम खर्च किया। और इससे हमारे सामने एक समस्या भी खड़ी हो गई, और वो हो गई खाद्यान्न संकट की। खाने के लाले पड़ गए, हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहने लगे, गेहूं चावल हमें मंगवाने पड़ रहे थे। तो भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई है वो इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान महसूस हुई। और इस योजना के जो आलोचक थे वो चाहते थे भी भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित जो उद्योग है उन पर जोर है वो ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो ये हमने साथ में मूल्यांकन भी कर लिया। फिर तीसरी में जाकर वापस फिर कृषि के ऊपर, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट है वो गवर्नमेंट ने किया। तो ये 2 पंचवर्षीय योजना ही हमारे सिलेबस के अंदर है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो इनके बारे में जुड़ी हुई सारी बात होगी। अब एक नया कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, 2 नंबर में वैसे ही पूछ लिया जाता है, विकेंद्रित नियोजन से आप क्या समझते हैं। और यहां एक राज्य का उदाहरण भी है तो उसके नाम से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले विकेंद्रीकृत, 2 नाम है, एक होता है केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब होता है जब सारा डिसीजन मुखियालय, जैसे आप घर का हिसाब रख लीजिए भी सारा डिसीजन है वो दादाजी ले, बाकी को कोई नहीं पूछ रहा। सारा डिसीजन देश के प्राइम मिनिस्टर ले, नीचे वालों से कोई नहीं पूछता। तो ये कहती है केंद्रीय व्यवस्था कहलाती है। और विकेंद्रीकृत का मतलब होता है काम का बंटवारा। दादाजी पिताजी से भी पूछ ले, पोता पोतियों से भी पूछ ले, यार घर को चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी पूछ ले, और जिले के अंदर जाकर वहां के लोगों से भी पूछ ले, भाई आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब इस प्रकार का कंसेप्ट होता है यानी काम का बंटवारा होता है तो उसे विकेंद्रीकृत है वो कहा जाता है। तो आप एक लाइन में इसकी परिभाषा भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन मुख्य उद्देश्य लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ पूरे देश को संतुलित विकास प्राप्त करना और गरीबी को जड़ से खत्म करना होता है। यहां पर जो उदाहरण दिया जा रहा है वो केरल का है, तो यह ध्यान रखना है अच्छे से। केरल ने केंद्रीय नियोजन के स्थान पर एक अलग ही रास्ता अपनाया जिसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन के ऊपर जोर है वो दिया गया। यानी केंद्रीय नियोजन के विपरीत केरल सरकार ने विकेंद्रीकृत नियोजन को अपनाया, वो ही केरल मॉडल कहलाता है। शिक्षा, जो भूमि सुधार, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर उन्होंने जोर है वो दिया। 1987 से, यह भी एक छोटा क्वेश्चन निकलता है, 1987 से 1991 के बीच केरल सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान भी चलाया। नया लोकतंत्र, नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, विज्ञान और पर्यावरण के मामलों में 100% साक्षरता का अभियान शामिल किया गया। लोगों को ज्यादा से ज्यादा साक्षर करने पर जोर दिया गया। आज आपको पता है केरल 100% साक्षरता वाला राज्य है और उसी का फायदा केरल को हमेशा मिलता है। औद्योगिक दृष्टि से, कच्चे माल की दृष्टि से जो केरल है ना वो बहुत कमजोर है, लेकिन अपनी लिटरेसी के दम पर आज वो बहुत आगे पहुंच गया, एक डेवलप जो राज्य है वो बन गया है।
इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सकता था। आम जो नागरिक है वो अपना एक एनजीओ बनाकर इसके लिए काम कर सकते थे अपने स्टेट के लिए। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, उपखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो। आम लोगों को शामिल किया गया। आपके गांव के विकास के लिए क्या करें, आपके पूरे तहसील उपखंड के विकास के लिए क्या करें और जिले के विकास के लिए क्या क्या काम करें, ये आम लोगों से पूछा गया था। तो ये केरल का विकेंद्रीकृत मॉडल है। इसको अच्छा से जरूर आपको 5-7 लाइनें इसकी तैयार करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अब एक नई विचारधारा, जो आप चैप्टर जब पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है, तो 2 नंबर के लिए आपको इसको भी तैयार करना है भी। वामपंथ और दक्षिणी पंथ विचारधारा क्या है, किन्हें वामपंथ लोग कहा जाता है और किन्हें दक्षिणी पंथ लोग कहा जाता है। शब्दों का खेल है बस। वामपंथ उन लोगों को कहा जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। वो कहते हैं भी गरीबों के लिए काम होना चाहिए। इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो गरीबों के लिए, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोगों के लिए जो ज्यादा काम करता है, उनकी विकास की नीतियां बनाता है, उन्हें वामपंथ कहा जाता है। वामपंथ आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो जो ये कम्युनिस्ट पार्टियां जो होती है वो वामपंथ विचारधारा से जुड़ी हुई होती है। दूसरा आता है दक्षिणी पंथ। दक्षिणी पंथ उन लोगों को कहा जाता है या उस विचारधारा को कहा जाता है जो ये मानते हैं भी खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था ही देश को प्रगति पर ले जा सकती है। यानी पूंजीवाद के जो समर्थक हो, आप ऐसे कह सकते हो, और इजी कर लो चाहिए आप इस बात को, जो पूंजीवाद के समर्थक हो, उदारवाद और पूंजीवाद के जो समर्थक होते हैं, इसके अंदर क्या होता है भी सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा काम देती है और प्राइवेट लोगों के काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। जो पूंजीवाद के समर्थक होते हैं वो दक्षिणी पंथ, और जो समाजवाद और गरीबों के हितों की बात करने वाले होते हैं वो क्या हो गए, वामपंथ। आप और इजी अपनी भाषा में इसको कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब हम चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर एक जो दिया गया, एक स्टोरी दी गई उड़ीसा की, उसको लेकर उसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में यही आता है, आपके नॉलेज के लिए भी है और कहीं से बाई चांस एक आधा क्वेश्चन निकल जाए। उड़ीसा में लोह इस्पात का विशाल भंडार होता है, खूब लोहा मिलता है और इसका दोहन बाकी था, यानी उसको निकालना बाकी था। तो उड़ीसा सरकार ने क्या किया, जो अंतरराष्ट्रीय स्टील निर्माता थे और देश के अंदर जो स्टील निर्माता थे उनके साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया। देश और विदेश के जो स्टील से जुड़े हुए बनाने वाली जो लोग थे उनके साथ एक समझौता किया, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार ये सोच रही थी भी अगर हम ऐसा सहमति पत्र पर साइन कर लेते हैं तो इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश आएगा, वो लोग यहाँ पर आएंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे और साथ में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार ने उस टाइम 2 लाभ सोचे भी, देश के अंदर बाहर से धन आएगा और दूसरा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने इसके ऊपर हस्ताक्षर है वो किए सहमति पत्र पर। वहीं आदिवासियों को डर था, क्योंकि आदिवासी इलाका है उड़ीसा, वहां के आदिवासी लोगों को डर था कि अगर यहां उद्योग लग गए तो उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। आदिवासियों का एक अपना ही डर था, वो सोच रहे थे उद्योग आ गए तो हम कहां जाएंगे, हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। वहीं पर्यावरणविद क्या सोचते थे, उनको यह डर था भी यहां पर खनन और उद्योग स्थापित होंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो आप देख पा रहे हो विकास को लेकर हर आदमी की अपना अपना तरीका है सोचने का। राज्य सरकार अलग तरीके से सोच रही है, जहां पर उद्योग लगाए जा रहे हैं वहां के लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं, पर्यावरण के बारे में सोचने वाले लोगों का विचार अलग है। वहीं बात करें केंद्र सरकार की,
तो केंद्र सरकार क्या सोचती थी उस टाइम? केंद्र सरकार को लगता है भी अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि केंद्र सरकार को परमिशन देनी पड़ती है, तो क्या इससे तो एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश नहीं होगा, बाहर से लोग यहां पर अपनी फैक्ट्रियां लगाने नहीं आएंगे। तो केंद्र सरकार अपना हिसाब किताब लगाए बैठी थी। तो इस प्रकार हम समझ गए ना भी विकास का अर्थ समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। भारत के विकास का अर्थ क्या था? वो है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। भारत के विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक रूप से भी हमारा ग्रोथ हो और साथ में आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले, किसी के साथ असमानता भेदभाव नहीं हो, सबको बराबर पूंजी भी मिले, उनकी जेब में पैसा भी आए। सरकार ने इसके लिए एक केंद्रीय संगठन बनाया था जिसका हमने स्टार्टिंग में बात की, योजना आयोग, और अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नीति आयोग। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है एक ही वीडियो क्लास में, और कोई भी तथ्य हमने छोड़ा भी नहीं है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। तो चलिए अब बारी है आपके प्रश्न की। अच्छा, वो बार बार कमेंट आ रहे हैं, अरे भाई राइट हैंड के अंदर एक अंगुली के अंदर फ्रैक्चर हो गया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप कोऑपरेट कीजिएगा। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार कर, रुकेंगे नहीं, काम चलता रहेगा अपना, हम पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। तो अब बारी है आपके प्रश्न की। नव लोकतांत्रिक पहल कार्यक्रम किस राज्य ने चलाया? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। और कैसे लगी आपको आज की क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।